जब कोई कहता है जिंदाबाद जिंदाबाद तो सामने से कहना चाहिए इंकलाब जिंदाबाद। तो मेरे साथ नारा लगाइए, इस नारे के साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इंकलाब। ये आवाज गांधीनगर या दिल्ली नहीं जाएगी। मुट्ठी तान कर दोनों हाथ ऊंचे करके इंकलाब इंकलाब इंकलाब। मुझे यहां इस कार्यक्रम में आपके बीच में लेकर आए साथी सुखदेव भाई, जो आपके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। उनके भाई साहब राजबा भी हमारे बीच में यहां उपस्थित है। मंच पर हमारे संगठन के साथी अशोक गिलातर जी जो यहां एडवोकेट है, मावजी भाई सरवैया, गुजरात कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन साथी हितेंद्र भाई पिठड़िया, अहमदाबाद से कमलेश भाई कटारिया है। तमाम साथियों की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, अलंग के बारे में केवल एक बात सुनी है बहुत सालों से, और वो यही है कि सबसे ज्यादा मजदूर गुजरात में कहीं पर मरते हैं तो अलंग के शीप ब्रेकिंग यार्ड में मरते हैं। आपके पुरखों ने, आपके परिवार के लोगों ने, आपके भाई ने, आपके पिता ने, बहुत से लोगों ने यहां पर अपनी जानें गंवाई है। गुजरात के कुछ बड़े लोग, बड़े बड़े सरकारी अफसर, सरकारी बाबू, मेरी तरह जो लोग नेता है, एमपी है, एमएलए, मंत्री है, जो भी पैसे वाले संपन्न लोग हैं, उनके घरों में आज जो गालीचे लगे हैं, ये सोफा लगे हैं, और जो अलंग से निकल कर आए हैं, उन सभी में आप लोगों का, मजदूरों का पसीना है। आप सभी का पसीना है। यदि आप लोग अपना खून और पसीना एक नहीं करोगे, अपना पसीना आप मजदूर लोगों ने नहीं बहाया होता, इस अलंग की कोई चमक नहीं होती, ये अलंग फीका होता। आज इस अलंग की देश और दुनिया में जो पहचान है वो आपकी मेहनत के कारण है। आपने अपना पसीना बहाया, अपने आप को रगड़ा है, अपने आप को निचोड़ा है, इसलिए इस एरिया की चमक है। आज अलंग तो लोग को जानता है तो केवल जहाज के कारण नहीं, मैं मानता हूं अलग की पहचान आप लोगों के कारण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जो मेहनत करते हैं, आप जो पसीना बहाते हैं, आप जो रिस्क लेकर, जो जोखिम उठाकर यहां पर काम करते हैं, अनगिनत लोगों की यहां पर मौत हुई है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई पूछने को नहीं आता है। इतने लोगों की यहां पर मौतें हुई है। क्या सरकार ने कभी आपके बारे में सोचा? आप में से बहुत मजदूर, कोई यूपी से होगा, कोई गुजरात से यहां से ही होगा, कोई बिहार से होगा, कोई राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, उड़ीसा से, सभी जगह से देश में से मजदूर यहां पर आते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, जहाज को तोड़ते हैं, खाली करते हैं, और फिर यहां की चीजें व्यापारियों के माध्यम से, व्यापारियों के जरिए बड़े बड़े महंगे दामों में बाजार में बिकती है। और जो बड़े बड़े सेठ हैं, वो धन्ना सेठ उसमें से तगड़े होते, कमाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की भी कमाई होती है। और यहां जो सरकारी अफसर जो अपना मुंह बंद रखते हैं, उनकी भी कमाई होती है। चाहे वो श्रम विभाग के कर्मचारी हो,
चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट के अफसर हो या गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के हो, सब लोग मलाई खाते हैं ना। कभी कोई ये पूछने को नहीं आया। मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको हाथ खड़ा करके जवाब देना है। मेरा सवाल सुनिएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको रोज के 300 रुपया पगार मिलता है? यहां से कुछ हाथ खड़े हुए, यहां से भी हाथ खड़े हुए। जिनको 400 रुपया रोज का पगार मिलता है वो कितने मजदूर हैं? रोज का 400 रुपया मिलता है। अभी गुजरात सरकार में जो न्यूनतम वेतन है वो बदल गया, उसमें इजाफा हुआ है। और नए सरकार के नए प्रावधान के मुताबिक जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया, उस हिसाब से आप सभी साथियों को हर रोज 8 घंटे काम करने के अवसर पर कम से कम 470 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन आप में से बहुत से साथियों ने हाथ खड़ा किया। कुछ लोगों को 300 मिलता है, कुछ लोगों को 350 मिलता है, कुछ लोगों को 400 मिलता है। कुछ मजदूर होंगे जिनको 500 भी मिलता होगा, लेकिन ऐसे मजदूर बहुत कम होंगे, ना के बराबर। ज्यादातर मजदूरों का आज पगार, आज वेतन कितना है? 300-400 रुपया है। बात सही कह रहा हूं? तो पहली बात, यहां पर श्रम कानून लागू होना चाहिए। और श्रम कानून लागू यदि होता है तो आप में से एक भी कामगार, आप में से एक भी मजदूर साथी ऐसा नहीं रहेगा जिसको 470 रुपये न मिले। हमारी पहली मांग ये होनी चाहिए, यहां का छोटे से छोटा मजदूर भी उसको रोज के 470 रुपये मिलने चाहिए। और यदि इतना पगार, इतना वेतन नहीं मिल रहा है तो फिर आप लोगों को यूनियन के जरिए अपनी एकता के बलबूते पर अपनी आवाज को बुलंद करके संगठन शक्ति को काम पे लगाकर हड़ताल करनी चाहिए। और आप लोगों को कहना चाहिए, सरकार को और मालिकों को, कि जो भी कानून में लिखा है उस हिसाब से पगार दो, वरना हम लोग काम नहीं करेंगे। एक बात को समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर और बड़े बड़े लोग आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको यह कहेंगे कि आपको निकाल देंगे। सुनिएगा, यदि वो निकाल देंगे तो जहाज और जहाज के साथ जुड़ा हुआ जो भी काम है उसका बाप करेगा। कौन करेगा? एक को निकाल देंगे, 2 को निकाल देंगे, 10 को निकाल देंगे, 100 को निकाल देंगे, 1000 को निकाल देंगे। यदि अलंग को चलाना है तो कम से कम 15-20 हजार मजदूर चाहिए। और आप जो भी देश के अलग अलग इलाकों से आए हो मजदूर साथियों, आप चाहे गुजरात से हो या गुजरात के बाहर से, मेरे लिए आप तमाम लोग एक समान हो, बराबर हो। आप तमाम लोग हमारे भाई हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी जिसका उत्पादन गुजरात में नहीं होता, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसका उत्पादन राजस्थान में होता है या महाराष्ट्र में होता है या यूपी बिहार में होता है, झारखंड छत्तीसगढ़ में होता है। तो वहां से गुजरात के लोगों के लिए कुछ चीजें मंगवानी पड़ती है। तो जो चीजें गुजरात के बाहर के राज्यों से यहां पर मंगवानी पड़ती है गुजरात में, तो वहां पर भी किसी मजदूर का पसीना लगता है, कोई आसमान से टपकता नहीं। तो गुजरात का मजदूर हो या उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का मजदूर हो या मध्य प्रदेश का, ये सारे मजदूर हमारे लिए और संगठन के लिए एक समान है।
हां, ये मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आपके साथ साथ आपको निकाले बिना गुजरात के साथियों को भी रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप में से किसी के पेट पर लात मारी जाए। आपको भी आपका हक अधिकार मिले, गुजरात के मजदूर साथियों को भी रोजगार मिले, उनको भी उनका हक अधिकार मिले। और सारे मजदूर कौन से राज्य से है, ऊंचे है, नीचे है, काले है, गोरे है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई चिंता नहीं, सारे मजदूर एक है। क्योंकि पसीना तो सबको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा बहाना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी चीज आसमान से गिरती नहीं। लेकिन आपने देखा कि गुजरात से निकलकर हमारे एक नेता, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, आज दिल्ली पहुंच गए। झूठ बोलते 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 प्रधानमंत्री बन गए। वो यूपी जाते हैं तो कहते हैं, यूपी यहां तो मैं डांडिया खेलता था। बिहार जाते हैं तो कहते हैं यहां मैं गिल्ली डंडा खेलता था। जिस स्टेट में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस राज्य में जानते हैं, वहां की पगड़ी पहन लेते हैं। लेकिन यदि उनमें इंसानियत होती, यदि आपके सवालों को लेकर सरोकार होता, आपकी तकलीफें उनको मालूम है, लेकिन कुछ नेता हमारी तरह मजदूरों की वकालत करते हैं, और मोदी की तरह कुछ नेता जो पूंजीपति लूटने वाले मालिक हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। और जब मजदूरों के हक और अधिकार की बात आती है तो मैं खुलकर कहता हूं, और मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। और इस बात को समझ लीजिए कि मोदी जी को आपके पसीने की थोड़ी भी वैल्यू होती, थोड़ी भी कीमत होती, इतने साल गुजरात रहे, कभी आकर अलंग के मजदूरों का हाल पूछा? ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप में से किसका विकास हुआ? आपके बच्चे पढ़ पाते हैं? आप में से कितने मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? एक दो के अलावा कोई नहीं बन पाएगा, क्योंकि पूरा प्लानिंग यही है कि मजदूर का बेटा मजदूर बने। ये एक षड्यंत्र है, और इस साजिश को, इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए आपको आपकी एकता को बनाना पड़ेगा। आप तमाम साथियों को एक होना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इतने साल बहुत कुछ आप लोगों ने सहन किया। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, जो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा अपना पसीना बहाता है ना, वही व्यक्ति देश और दुनिया में क्रांति करता है और इंकलाब लाता है। और वैसे भी आपके पास खोने के लिए क्या है? कल को मेरा पद चला जाए तो मेरा 1,35,000 का सैलरी है वो बंद हो जाएगा। आपको कौन सा 1,35,000 मिल रहा है? मिल रहा है। आप लोग तो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी दिक्कतों से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। 8, 10, 12 हजार से ज्यादा कमाते नहीं होगे, और उसमें भी आप जहां से आए हैं वहां अपने घर में बीवी बच्चों को, परिवार को कितना भेज पाते होंगे? ना के बराबर। तो ये तो कोई जीवन नहीं हुआ। हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा, जो कानून लिखा, उस कानून में तो ये लिखा है सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता, आर्थिक समानता भी मिलनी चाहिए। लेकिन मुकेश अंबानी नाम का एक आदमी 27 माल की बिल्डिंग में रहता है, और उस बिल्डिंग के निर्माण में जिस मजदूर का पसीना लगा, वो मजदूर बंबई की है, अहमदाबाद की है, बड़ौदा की है, राजकोट की है, भावनगर की सड़क पे नंगा सोया पड़ा है। उसकी तकलीफ देखने वाला कोई नहीं, उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं। तो हम लोगों को भी थोड़ा
अलर्ट होना पड़ेगा ना, हम लोगों को भी थोड़ा जागना पड़ेगा, हम लोगों को भी थोड़ा बोलना पड़ेगा, हम लोगों को भी कॉन्ट्रैक्टर हो, मालिक हो या अफसर हो, उसकी आंखों में आंख डालकर सवाल पूछना पड़ेगा कि यदि कानून में लिखा है कि 470 रुपए के हिसाब से सैलरी होना चाहिए तो 3000 क्यों मिल रहा है, अरे 300 रुपए क्यों मिल रहा है? ये सवाल किसको पूछना है? केवल मुझे नहीं पूछना है, केवल सुखदेव भाई या बाबूजी भाई को नहीं पूछना है, ये सवाल सबसे पहले आपको पूछना है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि 8 घंटा यदि मैं काम करता हूं तो 470 रुपए के हिसाब से मुझे पगार क्यों नहीं मिल रहा है? यह पहला सवाल, यह पहली बात। दूसरी बात, जो भी लोग आपके मालिक है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, आपको सैलरी स्लिप देते हैं। आप में से किसी को भी सैलरी स्लिप नहीं मिलता होगा। सैलरी स्लिप मिलेगा तो पता चलेगा कि आपका पीएफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप तमाम लोगों का पीएफ कटना चाहिए। जितना पीएफ आपका कटे उतना ही मालिक को सामने जमा करना है और उसका अलग बैंक अकाउंट रहता है। यह भी आपको पता नहीं। यह भी कोई सरकारी बाबू जो श्रम विभाग के कर्मचारी है वो भी कोई आपको बताना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं बताना चाहते? मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं तो आपको खुलकर कह रहा हूं कि आपको 470 के हिसाब से पगार मिलना चाहिए, आपको सैलरी स्लिप मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, पीएफ कटना चाहिए। मैं तो सब बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो अफसर लोग हैं उनकी जेबों में पैसा जाता है, ठेकेदारों का, आपके मालिकों का। और ये ठेकेदार और मालिक इस बात को समझ ले, अब मैं अलंग के मजदूरों के साथ हूं। और आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, कोई भी गाली गलौज करे या आंख ऊंची करके बात करे तो आप सुखदेव भाई को बताइए, मैं तुरंत उसको उसकी नानी याद कराऊंगा। हम मजदूर हैं, पसीना बहाते हैं, 12-12, 14-14 घंटा बड़ी मुश्किलों से काम करते हैं, लेकिन हमारा भी एक आत्मसम्मान है। कोई गाली देकर बात करे कि बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा ये? तो इसके लिए किसको लड़ना पड़ेगा? मुझे या आपको? हम सबको, ये जो लोग मंच पर हैं और मेरे सामने बैठे हैं, हम तमाम लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड किसके पैसे से चलता है? आपको मालूम है? आपके पैसों से चलता है, क्योंकि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एक सरकारी यूनिट है, सरकार की ही कंपनी है, सरकार का विभाग है। इसमें जितने भी अफसर लोग बैठते हैं उन तमाम लोगों का पगार, उन तमाम लोगों का सैलरी कहां से होता है? सरकार की तिजोरी से होता है। सरकार की तिजोरी में पैसा कहां से आता है? जनता के टैक्स का। टैक्स हर एक चीज में से कटता है। तो आप इस अलंग के शिप को तोड़कर वहां से जिन चीज वस्तुओं को बाहर निकालते हैं वो भी बाजार में जाती है, उसकी खरीद और बिक्री होती है, उसमें भी टैक्स कटता है। वो टैक्स सरकार की तिजोरी में जमा होता है और उसमें से मैं विधायक हूं तो मेरा पगार भी उससे होता है, भावनगर के एसपी का पगार भी उससे होता है, भावनगर के कलेक्टर का पगार भी उससे होता है, और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के जितने भी बाबू हैं, जितने भी अफसर हैं, उन तमाम लोगों का सैलरी आप जब तक पसीना नहीं बहाओगे तब तक किसी का पगार नहीं होगा। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप लोग बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, कमजोर नहीं है। जो 12-14 घंटा पसीना बहाता हो वो कमजोर हुआ या मजबूत हुआ?
ये मालिकों की औकात है 14 घंटा काम करके दिखाए? कोई भी मालिकों की औकात है कि 14 घंटा काम करके दिखाए? है किसी की औकात? ये तो मजदूर ही कर सकता है, आप लोग ही कर सकते हो। तो आप जब लोग 12, 14, 16 घंटा काम करते हो तो इस बात का भी संकल्प कर दो कि किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। यह तय कर लो। क्यों इतने सालों के दौरान अलंग में इतने मजदूर क्यों मरते रहे? कभी आपको आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए जो भी साधन प्रोवाइड करने हैं, जो भी साधन आपको दिए जाने हैं, वो क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि आप लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन अच्छी सरकार तो उसको कहेंगे कि मजदूर को संगठन करना ही ना पड़े और उसको इसका हक और अधिकार मिल जाए, उसको अच्छी सरकार कहते हैं। लेकिन इस सरकार की पेट का पानी नहीं मिलता। आप जियो मरो, आपका शोषण हो, आपको लूटा जाए, आपके बच्चे पढ़े ना पढ़े, समंदर में कितना भी कचरा डाले, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के चोरों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहाज में से जितना भी कचरा निकलता है वो सभी समंदर में डालते हैं और उसके कारण जो पर्यावरण का नुकसान होता है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यहां पर जो मजदूरों की मौत होती है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यहां जो 470 के हिसाब से जो तनख्वाह नहीं मिलती, जो वेतन नहीं मिलता, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लोगों को सुरक्षा के जो भी साधन प्रोवाइड करने हैं वो नहीं दिए जा रहे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, गुजरात की भाजपा सरकार और जो भी श्रम अधिकारी है उनको लेनी पड़ेगी। और यदि ये लोग ये जिम्मेवारी नहीं लेते तो आप लोगों को इंकलाब करना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में है, कितने 10,000 मजदूर हो गए यहां, उससे भी ज्यादा हो गए। सारे 10,000 लोग एक बार रोड पे बैठ जाओ। पूरे भावनगर जिले की सारी जेल में भी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि 10,000 लोगों को जेल में रख पाए। भावनगर जिले के सारी तहसील, सारे पुलिस थाने मिला दो तब भी वहां उतनी क्षमता, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि अलंग के मजदूरों को जेल में डाल के दिखाए। तो फिर डर किस बात का? और यदि आप संगठन नहीं बनाते, अपनी ताकत को कायम नहीं करते, मजबूती से आंदोलन नहीं खड़ा करते, लड़ाई नहीं लड़ते, तो इतने सालों से जो चला रहा था वही चलेगा। कोई आपकी पसीने की कीमत करने वाला नहीं है। आपके भाइयों की, आपके बाप की, आपके बेटे की मौत होगी, कोई पूछने नहीं आएगा। तो ये आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, तो सबसे पहला काम यह करना है कि आपको संगठन बनाना है। कल को सुखदेव भाई भी नहीं रहेंगे आपके बीच में, कल को हम भी नहीं रहेंगे। मान लीजिए हमने ठान लिया कि आपके साथ नहीं खड़ा रहना है, मान लीजिए सुखदेव भाई ने तय कर दिया आपके साथ नहीं खड़ा रहना है, तब भी आपका संगठन चलना चाहिए, तब भी आपकी एकता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आपको ये एकता मनानी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। क्या है यहां पे शिक्षा का इंतजाम? क्या आपके बच्चों के लिए? कुछ नहीं। आपके स्वास्थ्य के लिए यहां क्या क्या फैसिलिटी है? कुछ भी नहीं है। तो क्यों ये नहीं है? देश आजाद हो चुका, 70 साल हो गए, संविधान लागू है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, बड़ी बड़ी बात करते थे, सबका साथ सबका विकास। आपको तो कोई पूछने नहीं आता है, आपका हाल कोई देखने के नहीं लिया रहा है। न शिक्षा का ठिकाना है, न स्वास्थ्य का ठिकाना है, न आपके वेतन का ठिकाना है, न आपके बच्चों का कोई भविष्य है।
तो इस हालात में आपको मैं केवल एक ही बात कहने के लिए आया हूं। सबसे पहला आंदोलन ये करो कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने यहां मजदूरों के लिए जो कॉलोनी बनाई है, जब तक इस कॉलोनी में रहने के लिए मजदूरों के लिए इंतजाम नहीं करोगे, हम लोग यहां काम पे जाना बंद कर देंगे। इस बात का ऐलान करो। सुखदेव भाई, इस बात की घोषणा की जाए, ये जो कॉलोनी बनी है मजदूरों के लिए बनी है, उनके दामाद के लिए नहीं बनी है। गांधीनगर में जो नेता और अफसर बैठते हैं, उनके दामाद के लिए कॉलोनी नहीं बनी है, ये मजदूरों के लिए कॉलोनी बनी है। उसमें अधिकार मजदूरों का है। तो फिर कॉलोनी किस लिए बनाई थी? यदि मजदूरों की कॉलोनी बनाने के बावजूद यदि मजदूरों को सड़क पर सोना पड़े, तो सरकार को डूब मरना चाहिए शर्म से। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी लानत है। और आप इतनी बड़ी तादाद में लोग खामोश क्यों हैं? किस बात की चिंता है भाई? किस बात का डर है? जी बताइए। चोरी हुआ है, आज तक कोई लेबर को कोई पूछा नहीं है। आज हम लोग पर आते हैं, हर चीज करते हैं, रोड पर भागते हैं, कोई हम लोग को सुनवाई नहीं होता है। ये बताइए किसके आगे हम लोग जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। इनका ये जो दर्द है कि कोई इतने दिनों में पूछने को नहीं आया। अब सारे नेताओं को, अफसरों को आपके पास आना पड़े, ऐसा माहौल बनाने की भी जिम्मेवारी आपकी है। और वो कब होगा? जब आप लोग हड़ताल पड़ेंगे। हड़ताल का जो हथियार है वो आपको उठाना पड़ेगा, हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। यदि आप लोग बैठ गए, आपका यदि हाथ और पांव नहीं चला, तो ठेकेदार या जो भी मालिक है वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आपके बिना काम चलेगा? यदि मेरे पास कोई फैक्ट्री है, मैंने 300 मजदूरों को रखा है, उसमें वो 300 मजदूर उत्पादन करना बंद कर दे, तो कहां से फैक्ट्री चलेगी? कहां से उत्पादन होगा? कहां से प्रॉफिट, कहां से नफा कमाएंगे, मुनाफा कमा पाएंगे? कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। नानी याद आ जाएगी, एक बार ये प्रयोग करके देखिए आप। और मैं यहां से जाऊंगा तो फिर आपको बोलेंगे कि सुखदेव भाई, राजपाल, जिग्नेश भाई, ये जो विधायक आए थे, ये सारे लोग भड़का रहे थे। आप लोगों को तय करना है। मैं किसी को भड़काने के लिए नहीं, आपका जो अधिकार है उसके लिए जागरूक करने के लिए आया हूं, जागरूक करने के लिए आया हूं। मजदूरों के लिए कॉलोनी बनी है, इन चोरों को कोई परवाह ही नहीं है, तो क्यों बनाई कॉलोनी? जो कॉलोनी मजदूरों के लिए बनी है, उसमें सारे मजदूर जो सड़क पर सोते हैं, उनको पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ वहां पर बसाना चाहिए। आपके बच्चों के लिए शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं यहां पर खड़ी करनी चाहिए। अब तमाम लोगों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। मैं कल जब यहां से वापस जाऊंगा, तब गांधीनगर में जो भी लेबर डिपार्टमेंट है, जो भी श्रम अधिकारी है, उनसे बात करूंगा। और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारियों से भी, अफसरों से भी बात करूंगा कि मैं अलंग जाकर आया हूं, यहां के मजदूर भाइयों को मिलकर आया हूं, और इनकी इतनी इतनी तकलीफें हैं। आप बताइए इन तकलीफों के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? 15 दिन में जवाब दीजिए, वरना आपसे ठीक 1 महीने के बाद मैं दोबारा आऊंगा। जब दोबारा आऊंगा तब सड़कें जाम करेंगे। सुखदेव भाई, एक दिन का वक्त दो। ऐसे ही आप घर बैठे थे, आपके ऊपर मुकदमा हो गया। मैं भी पालनपुर के सर्किट हाउस में बैठा था, आसाम पुलिस ले गई। तब जब बैठे बैठे पुलिस ले ही जा रही है, तो कुछ इंकलाब करके जेल में जाए यार। वैसे भी मेरे खिलाफ तो महाराष्ट्र में मुकदमा है, आसाम में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है। चलिए भावनगर का भी खाता खोल देते हैं। लेकिन 200-500 लोग से काम नहीं चलेगा। 5-10 हजार मजदूर सड़क पर उतरने चाहिए। 5 से 10 हजार। पूरा 1 महीना तैयारी करो।
और ठीक गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के सामने वाली जो सड़क है उस सड़क को जाम किया जाए। बैठो यार, लड़ो, इंकलाब करो, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यदि लड़े तो गांधीनगर में और दिल्ली में एक मैसेज जाएगा कि मजदूरों ने हल्ला बोल कर दिया है, अब मजदूर जाग उठा है, अब मजदूर इंकलाब करने के मूड में है। यह मैसेज आपकी ओर से गांधीनगर में जाना चाहिए और आपके ठेकेदारों की पतलून तो ऐसे ही गिली हो जाएगी। जो भी इतने साल शोषण किए हैं, जो भी इतने साल लूटे हैं, उन सब का भी हिसाब करना पड़ेगा और वो हिसाब आपको करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं केवल यही बात आपको कहने के लिए आया था। 1 महीने का वार्निंग, 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं और फिर 1 महीने के बाद जनसभा नहीं होगी, सड़क जाम होगी। एक मजदूर का जीवन कीमती है, बहुमूल्य है कि नहीं? प्रधानमंत्री के जीवन का मूल्य, बड़े बड़े अफसर और नेता के जीवन का मूल्य, और मजदूर के जीवन का कुछ नहीं। क्या मजदूर इंसान नहीं है? मजदूर के भी बीवी बच्चे हैं, मजदूर का भी परिवार है, उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है, उसका कोई गौरव नहीं है। तभी तो लड़ना है साथी। आपका माई बाप कौन है मालूम है? इन्होंने बताया कि मजदूर का कोई माई बाप नहीं है। मजदूर का माई बाप उसकी एकता है, मजदूर का माई बाप है उसका संगठन। एक बार प्रयोग करके देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लाठी पड़ेगी ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लाठी पड़ेगी, कोई मुकदमा होगा, 1 दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा। जाएंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे। अपने साथ आना भी फ्री, पकड़े गए तो जेल में खाना भी फ्री। तो यदि ये लड़ने की तैयारी, लड़ने का जज्बा आपने अपने अंदर पैदा कर लिया तो फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप देख लीजिएगा, कल से तैयारी चालू कर दो। कल से क्यों, आज से, अभी से संकल्प कर लो कि ठीक आज से 1 महीने के बाद बहुत बड़ी तादाद में यहां की सड़क पर उतरना है। और फिर आप देखिए कि कौन मजदूरों के साथ है और कौन मालिकों के साथ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ नेता लोग आएंगे, आज से ही आपका संपर्क चालू करेंगे कि दोबारा जिग्नेश भाई को मत बुलाइएगा, आपको निकाल देंगे, आपको वापस भेज देंगे यूपी में, बिहार में, राजस्थान, जहां से आए हैं। सब कुछ कहेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे। जो डर गया समझो मर गया। डरना नहीं है, लड़ना है, पूरी ताकत के साथ लड़ना है, साथ में मिलकर लड़ना है और अपने भविष्य के लिए लड़ना है, अपने वर्तमान के लिए लड़ना है, अपने परिवार के लिए लड़ना है, हक और अधिकार के लिए लड़ना है, अपने बीवी बच्चों के लिए लड़ना है। ये समंदर में जो कचरा डाल रहे हैं वो कचरा डालना बंद हो, उसके लिए लड़ना है। एक भी मजदूर साथी की अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड में मौत ना हो, उसके लिए लड़ना है। आपके बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, उसके लिए लड़ना है। आपका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए लड़ना है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं यहां पर आखिरी बार नहीं आया हूं, पहली बार आया हूं आपके बीच में, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। आप जब भी मुझे याद करेंगे तब भी मैं आपके बीच में आकर खड़ा रहूंगा। लेकिन बार बार उस बात को मैं दोहराऊंगा, आपकी ताकत मैं नहीं हूं, सुखदेव भाई नहीं है। आपकी ताकत आप खुद हो। एक सुखदेव भाई और जिग्नेश भाई दोनों मिलकर सड़क पे खड़े रहे 4 रास्ते पे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि 10,000 मजदूर खड़े हो गए, पसीना छूट जाएगा, गांधीनगर तक मैसेज जाएगा, आपका कलेक्टर, आपका एसपी,
गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के जो भी बाबू है, आपका कॉन्ट्रैक्ट सब आपके पैर पकड़ने आएंगे, लिख लीजिए। सब आपको पूछने के लिए आएंगे कि ये क्यों करना पड़ा। 500,000 लोग से भी बात नहीं बनेगी, बहुत बड़ी ताकत चाहिए 5-10 हजार लोगों के साथ। फिर आपका मुद्दा पूरा गुजरात सुनेगा, पूरा देश सुनेगा। और आखिर में एक बात कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप जिन राज्यों से आए हैं, गुजरात के और गुजरात के बाहर के जिन जिलों से आए हैं, जिन तहसीलों से आए हैं, वहां पर आपके रिश्तेदार तो होंगे ना। चाचा होगा, फूफा होगा, कोई मौसी होगा, मामा होगा, भतीज होगा, साधु भाई होगा, बहनोई होगा, बेटा होगा, दामाद होगा, बाप होगा। परिवार के लोग अपने जहां बसते हैं वहां पर भी उनके भी वोट मांगते हैं ना। तो जब भी ये भाजपा के लोग वोट मांगने के लिए आए, जब भी मोदी जी के लोग वोट मांगने के लिए आए वहां पर या यहां पर, तब उनको पूछिए जब हमारे जान की कोई कीमत नहीं है तो आपको हमारा वोट मांगने का कोई अधिकार भी नहीं है। जब भी आपका वोट मांगने के लिए आए तब कहे इतने मजदूरों की हमारी मौत हो गई, तब तो आप कहां थे? तब तो कभी पूछने के लिए नहीं आए। मजदूरों के लिए कॉलोनी बनी है, वहां पर बसाने के लिए तो आप नहीं आए। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए तो नहीं आए। मेरा जो विधानसभा है, मेरा जो मतक्षेत्र है, यहां से 4-4.5 घंटे की दूरी पर अहमदाबाद है और वहां से भी 2.5 घंटे की दूरी पर है। तो मैं यहां पर क्यों आया हूं? मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। मैं इसलिए आया हूं कि आपका हौसला बढ़ाया जाए। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आपको लगे कि आपके साथ कोई विधायक खड़ा है। मैं इसलिए आया हूं, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा सैलरी भी आपके पसीने के कारण होता है। मुझे 1,00,000-1.25 जो पगार मिलता है, आप मजदूरों के पसीनों के कारण मिलता है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों की यदि तैयारी रही तो ठीक 1 महीने के बाद मिलेंगे, लेकिन तब ये 500 लोग नहीं चलेंगे। यदि 10,000 लोग निकल रहे बाहर तभी मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। ये आपको तैयारी करनी है। तो मेरे साथ एक नारा लगाइए। मैं कहूंगा इंकलाब, आपको कहना है जिंदाबाद। दूसरा नारा मैं कहूंगा मजदूर एकता, आपको कहना है जिंदाबाद। और फिर मैं कहूंगा लड़ेंगे, और आपको कहना है जीतेंगे। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। भाई बैठे बैठे थोड़ी ना जीतेंगे, जब लड़ेंगे तब जीतेंगे। लड़ेंगे, आवाज नहीं आई जोर से। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। आवाज दो, हम एक हैं, सारे मजदूर एक हैं। मैं कहूंगा दुनिया के मजदूर, आपको कहना है एक हो। दुनिया के मजदूर, दुनिया के मजदूर। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।